एक पल के लिए कल्पना कीजिए जी कि एक छोटा सा बच्चा आपके पास आता है जी और बहुत ही मासूमियत से कहता है कि जब मैं चलता हूँ ना तो आसमान में चांद भी मेरे साथ साथ चलता है। बहुत ही क्लासिक उदाहरण है ये। हाँ, तो एक शिक्षक के तौर पर पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मतलब क्या हमें इसे तुरंत सुधारना चाहिए या डांटना चाहिए कि ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है? अगर बाल मनोविज्ञान की माने तो अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आप उस बच्चे के बौद्धिक विकास के एक बहुत बड़े अवसर को वही खत्म कर रहे हैं। ओहो! बिल्कुल। मतलब शिक्षा केवल सही तथ्य बताने का नाम नहीं है, ये समझने की प्रक्रिया है कि एक बच्चा दुनिया को आखिर देखता कैसे है। और बिल्कुल यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। आज हम इसी डीप डाइव में शिक्षा शास्त्र से जुड़े 15 ऐसे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं जी जो सीटेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा रहे हैं। पर हम यहाँ केवल विकल्प रटने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना? एकदम सही। हमारा उद्देश्य इन 15 सवालों के क्रम में छिपे हुए उस मनोविज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि एक शिक्षक वास्तव में आपके भीतर किस तरह के शिक्षक की तलाश कर रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस मनोवैज्ञानिक यात्रा के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? और इसके विकल्प हैं, पहला, यंत्रवत याद करना, दूसरा, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, तीसरा, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, और चौथा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अच्छा। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। मतलब ये छात्र केंद्रित या चाइल्ड सेंट्रिक होने का मतलब ये तो नहीं कि क्लास में कोई नियम ही न हो, मतलब बच्चा जो चाहे वो करे। ये तो पूरी तरह से अराजकता हो जाएगी ना। हाँ, ये एक बहुत ही जायज चिंता है और अक्सर लोग ना छात्र केंद्रित शिक्षा को अनुशासनहीनता ही समझ लेते हैं। वही तो। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है सीखने की प्रक्रिया को बच्चे के मानसिक स्तर और उसकी जरूरतों के अनुकूल बनाना। अगर हम ऑप्शंस को देखें जी। तो यंत्रवत याद करना मतलब रट्टा मारना एक पैसिव या निष्क्रिय प्रक्रिया है। वर्गीकरण करने से बच्चों में हीन भावना आती है। बिल्कुल, वो तो गलत ही होगा। और केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना उनके दायरे को बहुत सीमित कर देता है। इसलिए जो चौथा विकल्प है ना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, वो बिल्कुल सही है। जी, जॉन डीवी की जो प्रगतिशील शिक्षा है वो इसी पर आधारित है। बच्चा जब अपने खुद के अनुभवों से सीखता है तो ज्ञान उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। यानी शिक्षा का जो पूरा ढांचा है वो बच्चे के इर्द गिर्द बुना जाना चाहिए। एकदम। तो श्रोताओं के लिए एक बहुत ही काम की एग्जाम्पटिव यहाँ ये उभर कर आती है कि जब भी किसी विकल्प में बच्चा एक सक्रिय भागीदार के रूप में दिखे, जहाँ उसके विचारों का सम्मान हो रहा हो, तो मानकर चलिए कि वो हमेशा सही उत्तर की ओर ही इशारा करता है। बहुत ही सटीक टिप है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी, दूसरा प्रश्न सीधे हमारे दिमाग और दिल के रिश्ते पर बात करता है। प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। विकल्प है, पहला सन्निहित, दूसरा संबंधित नहीं, तीसरा पूर्णतया अलग और चौथा स्वतंत्र। मुझे हमेशा से लगता था कि गणित या साइंस जैसी जो तार्किक चीजें हैं, वो विशुद्ध रूप से संज्ञान या कॉग्निशन का हिस्सा है, और गुस्सा या खुशी संवेग यानी इमोशन का। तो क्या ये सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है कि वे न केवल जुड़े हैं बल्कि एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर भी हैं। अच्छा। मतलब मान लीजिए कक्षा में एक बच्चा किसी बात से बहुत डरा हुआ है या तनाव में है, उस समय उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। जी, अमिगडाला, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तार्किक सोच का केंद्र है। बिल्कुल सही। तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा डर की स्थिति में है तो वो शारीरिक रूप से कुछ नया सीखने में अक्षम हो जाता है। ठीक कहा आपने। और यही कारण है कि विकल्प 2, 3 और 4 जो इन्हें अलग अलग बताते हैं वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत हैं। सही उत्तर पहला विकल्प ही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे में सन्निहित यानी इंटरवोवन है। बहुत बढ़िया। तो परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये एक यूनिवर्सल रूल हो गया कि भावनाओं और सोच को कभी भी अलग करके ना देखें। बिल्कुल। सीखने के लिए एक सुरक्षित भावनात्मक माहौल सबसे पहली शर्त है। क्या बात है। इसी तर्ज पर हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से विकल्प है, पहला अनुबंधन द्वारा अर्जित है, दूसरा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तीसरा यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या चौथा प्रबलन पर केंद्रित है। जी। संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे ज्ञान की ईंटें एक के ऊपर एक रखी जा रही हों। क्या ये महज सूचनाओं को इकट्ठा करना है? नहीं, सूचना इकट्ठा करना संरचनावाद नहीं है। वो तो बस रटना हो गया ना। हाँ। जो पहला विकल्प है अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, हाँ। और चौथा विकल्प प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट, ये दोनों व्यवहारवाद के हिस्से हैं। अच्छा। जहां हम बाहरी चीजों से व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हाँ। जैसे किसी जानवर को ट्रेन करना। समझ गए। लेकिन संरचनावाद, जिसके प्रणेता जीन पियाजे और वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, हाँ। ये मानता है कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के बीच एक अर्थ खोजता है। ओहो, तो सही उत्तर दूसरा विकल्प हुआ, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। हाँ। अवबोधन मतलब मीनिंग मेकिंग। हाँ बिल्कुल, बच्चा एक्टिव रूप से दुनिया का अर्थ निकालता है। CTET जैसी परीक्षाओं में ये एक अचूक टिप है कि संरचनावाद हमेशा अर्थ निर्माण और अवबोधन के साथ ही जोड़ा जाता है। सकारात्मक शब्द दिखें वहीं आपका उत्तर है। एकदम सही। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर, जो ठीक उसी सिचुएशन से जुड़ा है जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। वही चांद वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, वही चांद के साथ चलने वाली मासूम धारणा। तो प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जी। इसके विकल्प है, पहला इसे याद करवाकर बदल देना चाहिए, दूसरा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, तीसरा अनदेखा करना चाहिए, और चौथा दंडित करना चाहिए। हमने पहले ये तो साफ कर दिया है कि डांटना या इग्नोर करना गलत है। बिल्कुल, तो विकल्प 1, 3 और 4 तो वैसे ही हट गए। बचता है दूसरा विकल्प कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण देकर चुनौती देनी चाहिए। पर ये काम कैसे करता है? मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस? जी, ये दिमाग में पैदा होने वाली एक तरह की उलझन है। जब आप बच्चे को डांटने के बजाय कोई ऐसा प्रमाण दिखाते हैं जो उसकी बनी बनाई धारणा को तोड़ता है, तो उसके दिमाग में एक असंतुलन पैदा होता है। और हमारा दिमाग इस बेचैनी या कह लें मैट्रिक्स के ग्लिच को दूर करने के लिए नई और सही जानकारी को तलाशता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब बजाय इसके कि हम उन्हें बताएं कि वो गलत है, हम उन्हें खुद अपनी गलती खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस टिप को हमेशा ध्यान में रखे कि बच्चों की मासूम गलतियों या उनकी सहज धारणाओं को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। वे सीखने की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण टूल है। एकदम सही बात है। अब पांचवें प्रश्न पर आते हैं, और यहाँ मैं आपसे थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प है, पहला निपुणता पर ध्यान देना, दूसरा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, तीसरा बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, और चौथा आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। जी। अब व्यवहारिक दुनिया में तो हम सब यही करते हैं ना, मतलब होमवर्क खत्म करो तो तुम्हें टीवी देखने को मिलेगा या चॉकलेट मिलेगी। हाँ बिल्कुल। और ये काम भी करता है, तो फिर ये गलत कैसे हो गया? देखिए, ये आज्ञा पालन या कंप्लायंस के लिए काम करता है, सीखने के लिए नहीं। अच्छा। जी। जब आप लगातार बाहरी पुरस्कार देते हैं तो मनोविज्ञान में इसे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहा जाता है। मतलब बच्चा सिर्फ इनाम के लिए काम करने लगता है। एकदम सही। बच्चा उस काम को इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें उसे मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे इनाम चाहिए। ओहो, और समय के साथ उसकी अपनी आंतरिक जिज्ञासा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन पूरी तरह मर जाती है। जिस दिन आप इनाम हटा लेंगे वो काम करना बंद कर देगा। बाप रे! यानी हम जाने अनजाने में उनके सीखने की जो असली भूख है उसे ही खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सही उत्तर साफ तौर पर दूसरा विकल्प है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि कम होती है। जी। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी एग्जाम टिप यही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे टिकाऊ होती है और निरंतर पुरस्कार या दंड से हमेशा नष्ट करते हैं।
बहुत ही सही निष्कर्ष निकाला आपने। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। ये फिर से उसी संरचनावाद की ओर लौटता है जिसकी बात हमने पहले की थी। प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जी। विकल्प 1 अनुबंधन की बात करता है, विकल्प 3 पुनरुत्पादन एवं स्मरण की, और विकल्प 4 यंत्रवत याद करने की। हमने अभी चर्चा की थी कि संरचनावाद रटने या मशीन की तरह काम करने के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए यहाँ केवल एक ही विकल्प प्रासंगिक बचता है और वो है दूसरा विकल्प, जो कहता है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। जी। इसे एक्टिव लर्नर पैराडाइम कहा जाता है। मतलब बच्चे का दिमाग कोई खाली हार्ड ड्राइव नहीं है। हाँ। जिसमें आप बस डेटा कॉपी पेस्ट कर देंगे और हो गया। उसे खुद सक्रिय रहकर उस ज्ञान का निर्माण करना होता है। तो यहाँ परीक्षा के लिए सीधा सा नियम बन जाता है जी कि संरचनावाद के प्रश्न में 2 जादुई शब्द ढूंढिए, सक्रिय यानी एक्टिव और संरचना यानी कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, ये शब्द इस संदर्भ में कभी गलत नहीं हो सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। अब 7वां प्रश्न लेते हैं। ये एक बहुत ही रोचक शैक्षणिक रणनीति के बारे में है। अच्छा। प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? विकल्प हैं, पहला समझ में अभाव, दूसरा कार्यविधिक ज्ञान पर ध्यान, तीसरा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, और चौथा भ्रांतियां उत्पन्न करना। जी। उदाहरण देना तो समझ आता है, लेकिन ये गैर उदाहरण या नॉन एग्जाम्पल क्या होता है और ये बच्चों की भ्रांति कैसे दूर कर सकता है? देखिए, गैर उदाहरण ना दिमाग में किसी भी कॉन्सेप्ट की सीमाएं या बाउंड्रीज तय करता है। वो कैसे? जैसे अगर आप बच्चे को बता रहे हैं कि स्तनधारी जीव क्या होते हैं और आप केवल गाय या कुत्ते का उदाहरण देते हैं, तो शायद वो सोचे कि सभी स्तनधारी जमीन पर ही चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप व्हेल मछली का एक गैर उदाहरण देते हैं, अच्छा, कि देखो ये मछली जैसी दिखती जरूर है पर मछली है नहीं, ये एक स्तनधारी है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही स्पष्ट आकार दे रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रभावी तरीका है। मतलब ये जानना कि कोई चीज क्या है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि वो क्या नहीं है। एकदम सही। इसलिए सही उत्तर तीसरा विकल्प ही है कि यह एक प्रभावशाली तरीका है, और परीक्षा के लिए इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि उदाहरण प्लस गैर उदाहरण मिलकर हमेशा एक स्पष्ट अवधारणात्मक समझ बनाते हैं। कैसे बनाएं? जी, विकल्प 1 गलत उत्तरों को दंडित करने की बात करता है, विकल्प 3 भौतिक पुरस्कार देने की, और चौथा केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देने की। क्या ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक सेट फॉर्मूला दे दिया जाए तो वे जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे? देखिए, फॉर्मूला देना उन्हें क्लर्क बना सकता है, विचारक नहीं। ओहो। असली समस्या समाधान तब होता है जब दिमाग बिना डरे नए रास्ते तलाशता है, जिसे हम मनोविज्ञान में अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जब आप दंड देते हैं या सिर्फ रटे रटाए तरीकों पर ही बल देते हैं तो बच्चा गलती करने से डरने लगता है, और जहाँ डर है ना, वहाँ रचनात्मकता तो हो ही नहीं सकती। बहुत गहरी बात कही आपने। तो सही उत्तर दूसरा विकल्प है कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बिल्कुल, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को बेझिझक अंदाजा लगाने देना चाहिए। इसके लिए एग्जाम टिप यही है कि विचार मंथन और अनुमान लगाना हमेशा एक सकारात्मक बाल केंद्रित रणनीति मानी जाती है। एकदम सही। चलिए हमारा 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? यहाँ 4 चीजें दी गई हैं। पहला शारीरिक दंड, दूसरा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। जी। यहाँ हमें कूट या कोड्स में से चुनना है। चलिए, शारीरिक दंड को तो हम तुरंत हटा देते हैं, वो तो गलत ही है। बिल्कुल। लेकिन क्या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन यानी बच्चों की आपस में तुलना करना उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित नहीं करता? ये शिक्षा जगत का एक बहुत बड़ा मिथक है। अच्छा। जी, जब आप बच्चों को रैंक करते हैं या उनकी एक दूसरे से तुलना करते हैं तो आप उनमें सीखने की चाह पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनमें हीन भावना और एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में ही देखा था। ओहो, एंग्जाइटी मस्तिष्क के तार्किक हिस्से को ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कनेक्शन जोड़ा। वाह,
मतलब तुलना से तनाव होता है और तनाव से सीखना रुक जाता है। एकदम। इसलिए पहला और चौथा पॉइंट गलत है। बचते हैं दूसरा सहयोगात्मक अधिगम और तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो सही उत्तर वह विकल्प होगा जिसमें ये दोनों शामिल हों, यानी विकल्प 4। जी। तो परीक्षा के नजरिए से टिप ये है कि तुलना और प्रतियोगिता जैसे नकारात्मक शब्दों वाले विकल्पों को तो देखते ही काट देना चाहिए। बहुत ही सटीक रणनीति। 10वां प्रश्न इसी कड़ी में आगे बढ़ता है। प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्वांटम फिजिक्स जैसा कोई बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़ाना है। विकल्प हैं, पहला यांत्रिक अभ्यास से, दूसरा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, तीसरा व्याख्यान देकर या चौथा प्रतियोगिता कराकर। जी। मुझे तो लगता है कि एक शानदार अच्छी तरह से तैयार किया गया लेक्चर या व्याख्यान सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। वयस्कों के लिए शायद लेक्चर काम कर भी जाए, लेकिन बच्चों के लिए ये सबसे कम प्रभावी तरीका है, क्योंकि इसमें वे सिर्फ श्रोता बनकर रह जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। अच्छा। वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद के अनुसार सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। ओके। जब बच्चे किसी मुश्किल विषय पर खुद खोजबीन या एक्सप्लोरेशन करते हैं और फिर अपने साथियों के साथ उस पर चर्चा करते हैं, तो उस पीयर टू पीयर लर्निंग के कारण जटिल चीजें भी उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। तो सही उत्तर दूसरा विकल्प है, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसके लिए टिप ये है कि पेडागोजी के प्रश्नों में परिचर्चा यानी डिस्कशन और अन्वेषण हमेशा सबसे मजबूत और सकारात्मक शब्द होते हैं। बिल्कुल। चलिए 11वां प्रश्न लेते हैं। ये हमारे अस्तित्व के एक बहुत ही गहरे सवाल से जुड़ा है। जी बताइए। प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? मतलब हम सब एक दूसरे से अलग क्यों हैं? विकल्प 1 है पर्यावरणीय प्रभाव, दूसरा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, तीसरा आनुवांशिक संकेत और चौथा जन्मजात विशेषताएं। अच्छा। मैं यहाँ थोड़ी डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाते हुए कहूंगी कि सब कुछ तो हमारे डीएनए में ही तय हो जाता है ना, पर्यावरण क्या ही कर लेगा। ये मनोविज्ञान की सबसे पुरानी बहस है, प्रकृति बनाम पोषण, यानी नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ। लेकिन आधुनिक विज्ञान अब यह स्पष्ट कर चुका है कि डीएनए सिर्फ एक ब्लूप्रिंट या स्क्रिप्ट है। ओके। वो स्क्रिप्ट असल में कैसे मंचित होगी, ये पूरी तरह से पर्यावरण रूपी डायरेक्टर पर निर्भर करता है। क्या बात है। मतलब अगर किसी बच्चे में जन्मजात रूप से बहुत कुशाग्र बुद्धि है, जो उसे हेरिडिटी से मिली है। जी, लेकिन अगर उसे कुपोषण या हिंसक माहौल मिलता है, यानी उसका एनवायरनमेंट खराब है, तो उसकी वो बुद्धि कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगी। यानी विकास हमेशा इन दोनों का एक गुणनफल या प्रोडक्ट होता है। एकदम सही। तो सही उत्तर दूसरा विकल्प है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कॉन्सेप्ट के लिए एक अटल टिप है, वैयक्तिक विभिन्नता का उत्तर हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया ही होता है। केवल एक पक्ष को चुनने वाला विकल्प हमेशा गलत होगा। बहुत ही काम की टिप है ये। 12वां प्रश्न समाजीकरण की प्रक्रिया पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जी। पहला विकल्प है विद्यालय एवं मीडिया, दूसरा मीडिया एवं पास पड़ोस, तीसरा परिवार एवं पास पड़ोस और चौथा परिवार एवं मीडिया। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को हल करने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। बिल्कुल है। और वो क्या है? समाजीकरण की थियरी बहुत स्पष्ट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दुनिया केवल उसका परिवार होता है ना? जी। तो परिवार उसकी प्राथमिक एजेंसी हो गई। और जब वो परिवार से बाहर कदम रखता है, स्कूल जाता है या जब वो टीवी और इंटरनेट से जुड़ता है, बिल्कुल, तो वे सब द्वितीयक या सेकेंडरी एजेंसियां बन जाती हैं। तो अगर हमसे द्वितीयक पूछा गया है तो जिन विकल्पों में परिवार शब्द है उन्हें तो सीधे बाहर कर देना चाहिए। एकदम सही लॉजिक लगाया आपने। तो विकल्प 3 और 4 में परिवार है, वे कट गए, और पास पड़ोस कभी प्राथमिक भी हो सकता है। इसलिए सबसे सटीक और सुरक्षित उत्तर पहला विकल्प ही है, विद्यालय एवं मीडिया। जी। एग्जाम टिप बहुत आसान है। द्वितीयक एजेंसी के प्रश्न में परिवार वाले विकल्पों को बस एलिमिनेट कर दे। बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, जो शारीरिक विकास की गति से जुड़ा है। प्रश्न है, किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला, मध्य बाल्यावस्थाएं एवं किशोरावस्था, दूसरा किशोरावस्था एवं वयस्कता,
तीसरा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था और चौथा प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। जी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि टीनेज या किशोरावस्था में बच्चे सबसे तेजी से बढ़ते हैं। मतलब अचानक से उनके कपड़े छोटे होने लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम दृश्य है जो हम सब देखते हैं, इसलिए लोग अक्सर यहाँ धोखा खा जाते हैं। अच्छा। किशोरावस्था में तेजी जरूर आती है, लेकिन अगर हम सापेक्ष गति या रिलेटिव ग्रोथ की बात करें तो वो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के आसपास भी नहीं है। ओहो। एक बच्चा पैदा होने के पहले 1 या 2 साल के भीतर ही अपना वजन लगभग तिगुना कर लेता है। बाप रे। हाँ, विकास का यह जैविक विस्फोट इसलिए जरूरी है क्योंकि यह शरीर का वो हार्डवेयर तैयार कर रहा होता है जिस पर आगे चलकर कॉग्निशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। क्या बात है। जीवन में कभी भी कोई इंसान इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ता। वाह, ये सच में हैरान करने वाला तथ्य है। तो सही उत्तर तीसरा विकल्प हुआ, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। बिल्कुल। सीटीटी के उम्मीदवारों के लिए टिप ये है कि शारीरिक विकास की सबसे तेज गति हमेशा शैशवावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष में ही होती है, किशोरावस्था में नहीं। बहुत खूब। अब 14वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मैं बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में ये नहीं शब्द बहुत खतरनाक होता है। जी बिल्कुल। विकल्प 1 कहता है विकास को आनुवंशिकता और पर्यावरण प्रभावित करते हैं, जो कि सही है। तीसरा कहता है ये जीवन पर्यंत होता है, ये भी सच है। चौथा कहता है परिवर्त्य यानी मॉडिफाइबल होता है, ये भी सही है। जी। अब बचता है दूसरा विकल्प जो कहता है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्या ये गलत है? मुझे तो लगता था कि बायोलॉजी तो सार्वभौमिक ही होती है, यूनिवर्सल होती है। शारीरिक विकास कुछ हद तक सार्वभौमिक हो सकता है, लेकिन बाल विकास में संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास भी तो शामिल है ना। सही कहा। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ने यह सिद्ध किया है कि संस्कृति बच्चे के दिमाग की वायरिंग को ही बदल देती है। ओहो। मतलब एक आदिवासी इलाके में पलने वाले बच्चे का प्रकृति को समझने का तरीका एक महानगर में पलने वाले बच्चे से बिल्कुल अलग होगा। संस्कृति का प्रभाव शून्य हो ही नहीं सकता। समझ गई। इसलिए यह कथन कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते पूरी तरह से गलत है और यही हमारा उत्तर है, यानी विकल्प 2। एकदम सही। एग्जाम टिप यही है कि परीक्षा में नहीं वाले प्रश्नों को हमेशा अंडरलाइन करें और याद रखें कि संस्कृति हमेशा विकास को गहराई से प्रभावित करती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है। चलिए, अब हम अपने अंतिम यानी 15वें प्रश्न पर आ गए हैं। जी। प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? विकल्प है, पहला जेंडर संबद्धता, दूसरा जेंडर समरूपता, तीसरा जेंडर पक्षपात और चौथा जेंडर पहचान। अच्छा। मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़के ज्यादा सवाल पूछ रहे हों इसलिए टीचर का ध्यान उधर जा रहा हो? मतलब क्या हर चीज को पक्षपात कहना सही है? देखिए, अगर ये कभी कभार हो तो शायद ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन प्रश्न में प्रायः यानी अक्सर शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, हाँ। शिक्षा मनोविज्ञान में इसे हिडन करिकुलम या अदृश्य पाठ्यक्रम कहते हैं। ये शिक्षक का अचेतन पूर्वाग्रह या अनकॉन्शियस बायस हो सकता है जो समाज ने उसके दिमाग में बैठाया है कि लड़के गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं या उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। ओहो, ये तो बहुत गलत है। जी, ये केवल नाइंसाफी नहीं है, ये लड़कियों के आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़ देता है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो सही उत्तर स्पष्ट रूप से तीसरा विकल्प है, जेंडर पक्षपात। बिल्कुल। परीक्षा के लिए सीधा सा टिप ये है कि कक्षा में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का असमान व्यवहार, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो, हमेशा जेंडर पक्षपात या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का ही उदाहरण होता है। एकदम सही निष्कर्ष है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हमने 15 अलग अलग प्रश्न देखे, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उन सभी के पीछे एक ही अदृश्य धागा पिरोया हुआ है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की परीक्षा केवल किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये असल में आपकी इस क्षमता की परीक्षा है कि आप एक बच्चे के मनोविज्ञान, उसके डर, उसकी जिज्ञासाओं और उसके सामाजिक परिवेश को कितनी संवेदनशीलता से समझते हैं। हाँ, और इससे भी गहरी बात यह है कि शिक्षा कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। क्या मतलब? आज हमने लगातार इस बात पर चर्चा की
कि एक शिक्षक अपनी पेडागोजी से, अपने व्यवहार से बच्चे को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं श्रोताओं के लिए एक बिल्कुल अलग विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जरा सोचिए, एक कक्षा में मौजूद 20 अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले, अलग-अलग अनुभवों वाले बच्चे जब अपने सवाल और अपनी मासूम धारणाएं कक्षा में लाते हैं, तो क्या वे धीरे-धीरे उस शिक्षक के सोचने और पढ़ाने के तरीके को नहीं बदल देते? अरे वाह, ये सच में बहुत ही उकसाने वाला विचार है ना? क्या असल में बच्चे भी शिक्षक के शिक्षा शास्त्र का निर्माण करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद किताबों में नहीं मिलेगा, जिस पर सभी को खुद चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और चीज़ों को सिर्फ याद मत कीजिए, उनके पीछे के क्यों और कैसे को हमेशा समझते रहिए।